इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। और वो मेरे को क्रेडिट ब्यूरो के बारे में बताए, वो मेरे को इक्विफैक्स के बारे में बताए। यहाँ कनाडा में फ्रेश दूध आप खरीद ही नहीं सकते। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मतलब मैं कोई सेकंड पार्ट बनाऊं जिसमें मतलब मेरे को क्या हैरानी हुई थी कनाडा में आके नई चीज़ें देख के, या जो मैंने पहले चीज़ें नहीं देखी थी, तो उस चीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करने लगा हूँ पार्ट 2 इस वीडियो के थ्रू बना के। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और सबसे पहले इसमें शुरू करूँगा बैंकिंग सिस्टम में। तो जब मैं नया नया आया, यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र्स होते हैं कैशियर्स के अलावा। एंड मैं बड़ा हैरान था कि इंडिया में ऐसा मैंने पहले कभी देखा नहीं था, फाइनेंशियल प्लानर वाला कॉन्सेप्ट। और ये बात है 2009 के आसपास की। एंड जब फाइनेंशियल प्लानर ने मुझे कहा कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करनी है, मैंने कहा ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या चीज़ है, क्योंकि इंडिया में तो कैश और एटीएम ही देखा था कि भाई आप जाके अपने पैसे निकालो और अपना खर्चा कर लो। तो मेरे को फाइनेंशियल प्लानर कहे कि भी आपने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करनी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। और वो मेरे को क्रेडिट ब्यूरो के बारे में बताए, वो मेरे को इक्विफैक्स के बारे में बताए। मेरे पल्ले ना पड़े, मैंने कहा ये क्या बातें कर रही है। तो मैं उसको कहूँ कि देख, जितने पैसे मेरे अकाउंट में होंगे मैं निकलवा लूँगा एंड दैट्स ऑल आई नीड। तो फिर उसने मेरे को बताया कि भाई जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हो या आप क्रेडिट लाइन लेते हो, और उसके बाद में आपने कितना क्रेडिट लिया और क्रेडिट लेके वापस किया इन टाइम, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्डअप करता है। एंड वहाँ से मेरे को पता चला कि एग्जैक्टली जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट लाइंस हैं, वो किस तरह से टूल बन जाते हैं बैंक्स के। एंड कई बारी वो हेल्प करते हैं कस्टमर की, कई बारी कस्टमर बेचारा कर्जे में इतना डूब जाता है उसको समझ नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या, फिर क्रेडिट हिस्ट्री ख़राब हो जाती है। बट घर ख़रीदने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। सो मेरे को भी मतलब क्रेडिट कार्ड लेना पड़ा। उस टाइम मैं चाहता नहीं था, लेकिन बाद में पता लगा कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो फिर क्रेडिट कार्ड्स का फ़ायदा मिलता है। अगर आपकी पेमेंट्स मिस हो जाएं क्रेडिट कार्ड्स पे या क्रेडिट लाइन के ऊपर, तो उसका आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में आपका ना क्रेडिट स्कोर जो होता है वो नीचे आ जाता है। दूसरी मेरे लिए हैरानी थी कि भाई मैं जब यहाँ पे ढूंढ रहा था पेट्रोल पंप, तो मेरे को कहा गया कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं बोलते, यहाँ पर गैस स्टेशन बोलते हैं। तो गैस स्टेशन पे मैं गया, मेरे लिए इंडिया जैसा कॉन्सेप्ट था कि भाई आपने अपनी गाड़ी वहाँ पे पुलअप की या मोटरसाइकिल पुलअप की और आपने पैसे पकड़ाए और गैस भर दी। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे पॉइंट्स कार्ड हैं और आपको हर बार गैस भरने पे पॉइंट्स मिलते हैं, ताकि आपको सर्टेन नंबर ऑफ़ पॉइंट्स मिलने के बाद में कुछ आपको गैस फ्री मिल जाती है, पेट्रोल फ्री मिल जाता है। और उसके अलावा मैंने देखा कि भी यहाँ पे गैस स्टेशंस के अंदर फ़ोन चार्जिंग की तारें बिक रही हैं, वहाँ पर ब्रेडें बिक रही हैं, वहाँ पे अंडे बिक रहे हैं, वहाँ पे दूध बिक रहा है। तो मेरे लिए वो नई चीज़ थी, क्योंकि मैं बाहर से जब चीज़ें देख रहा था तो मुझे पता नहीं था कि भी यहाँ पे ये चीज़ें भी इस तरह से अवेलेबल हैं कि आप अगर कहीं से दूर से भी आ रहे हो तो पेट्रोल पंप के ऊपर आपको छोटी मोटी पेन किलर्स या इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया पेट्रोल पंप पे, गैस स्टेशन पे, तो वो वहाँ पे सेल्फ सर्व था। तो वो कहते हैं कि आपको पहले पेमेंट अंदर खुद देनी है और उसके बाद आपको खुद नोज़ल उठा के खुद कार में या बाइक में पेट्रोल भरना होता है। तो ये मेरे लिए नई चीज़ थी, क्योंकि आप इंडिया में जाते हो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा खड़ा होता है और वो पैसे लेता है और आपसे तेल भर देता है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। दूसरी हैरानी ये थी पेट्रोल पंप पे ही कि वो कहते हैं अगर आपको अपनी कार में किसी और से तेल डलवाना है, मतलब मान लो कोई बीमार हो या कोई बूढ़े लोग होते हैं, तो उनकी लेन अलग है। अगर वो उस लेन में चले जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप पार्क करते हो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और उसके बाद में कोई ना कोई बंदा आपकी कार में गैस भरने के लिए या पेट्रोल कह लो, वो भरने के लिए हेल्प कर देता है। हो सकता है ये फैसिलिटी सारे पेट्रोल पंप्स पे ना हो, लेकिन ओंटारियो में कई पेट्रोल पंप्स पे मैंने देखी थी। फिर पेट्रोल पंप के ऊपर ही था तो वहाँ मैंने देखा कि दूध बिक रहा है थैलियों में। तो मेरे लिए हैरानी थी, क्योंकि मैंने इंडिया में देखा था कि वो अपनी जो दुकानें होती हैं उनके ऊपर बिकता होता था। तो दूध को मैंने देखा तो वो 4 लीटर का पैक था और उसमें थैलियाँ बनी हुई थी। तो मैंने कहा ये क्या सिस्टम है। तो उन्होंने बताया कि भी जो ये थैली होती है उसके लिए एक अलग जग आप ख़रीदते हो प्लास्टिक का, उसमें ये थैली कट करके ऊपर से कॉर्नर लगा देते हो, फिर आप यूज़ करते हो। तो ओंटारियो में जो लोग रहते हैं उनको ये पता है कि भी वहाँ पे थैलियों में दूध बिकता है। वेयरएज़ जब मैं इधर आया
ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ और एल्बर्टा की तरफ, तो यहाँ थैलियों की बजाय जग्स में दूध बिकता है। तो कैनी कह लो, कैनी के अंदर होता है दूध। और ये भी मेरे लिए एक बड़ी नई चीज़ थी कि दूध यहाँ पे इस तरह से। अब दूध की बात कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे अपने दोस्तों से पूछूं, यार यहाँ पे मेरे को फ्रेश दूध कहाँ मिलेगा कि भाई गाय का फ्रेश दूध चाहिए। तो वो कहते कि भाई यहाँ पे तो यार बिकता ही नहीं है। तो मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा शायद मेरा मजाक कर रहे हैं। और फिर मैंने मतलब वहाँ पे ना और 2-4 लोगों से पूछा जो मेरे जानकारी में नहीं थे। तो फिर उन्होंने बल्कि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर किया। कहते कि यहाँ कनाडा में फ्रेश दूध आप खरीद ही नहीं सकते, कि मतलब आप किसी डेयरी पे चले जाओ या डेयरी फार्मिंग वाली जगह चले जाओ, वहाँ से फ्रेश दूध ले लो, आप नहीं ले सकते हो। आपको यही वाला दूध लेना पड़ता है जिसमें फ़ैट कंट्रोल्ड है या चीज़ें कंट्रोल्ड है। इनकी इंडस्ट्री कुछ इस तरह की है। यहाँ पे दूध भी अलग अलग तरह का है। इसमें कहीं पे 1% फ़ैट या 2% फ़ैट या 3% फ़ैट के हिसाब से ये 3 जो हैं वो सबसे ज़्यादा बिकते हैं। कई जगहों पर 0% फ़ैट वाला भी बिकता है। दूसरी मेरे को यहाँ पे बड़ी हैरानी हुई थी कि भी मेरा बच्चा इतना फ्रेंडली नहीं होता था उस टाइम, क्योंकि हमने इंडिया में सिखाया था कि भाई अनजान लोगों से ज़्यादा बात मत करो, हेलो हाय मत करो। या हमने बताया था कि इंडिया में मतलब शेक हैंड करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए जल्दी मत जाओ किसी बंदे के पास। यहाँ पे उल्टा था। यहाँ पे लोग अपने बच्चों को फ्रेंडली बनाते हैं, उनसे मिलते बड़े फ्रेंडली वे में हैं। यहाँ पे जब हम सैर पे जाएं या जब हम पार्क की तरफ जाएं तो कई अनजान लोग भी बच्चे को हेलो हाय करें। तो फिर मैंने थोड़ा अपने आप को भी चेंज किया और बच्चों को भी कहा कि भाई थोड़े से फ्रेंडली बनो, या कोई हाय हेलो करता तो उसका जवाब दो, या प्यार से हाउ आर यू डूइंग कहो। तो ये एक मेरे लिए हैरानी थी कि भाई हमने इंडिया में कुछ सिखाया था और यहाँ पे बच्चे जो होते हैं, वो छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और इसीलिए इनका कल्चर जो है ना थोड़ा फ्रेंडली टाइप का होता है जब बड़े भी हो जाते हैं तब भी। मेरा बच्चा लगभग 3 साल का होने वाला था, तो मैंने सोचा इसका स्कूल शुरू कराया जाए। जब स्कूल गया तो पता लगा कि भाई यहाँ पे ओंटारियो में 4 साल का बच्चा जाता है स्कूल में। और मेरे लिए अचंभे वाली बात थी, क्योंकि इंडिया में तो मैं देखता था 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल डाल देते थे, और या कई बार उससे पहले भी। अब यहाँ पे जब मैं ब्रिटिश कोलंबिया मूव हुआ तो वहाँ पे जो एज थी वो बिल्कुल अलग थी। ओंटारियो में 4 साल का बच्चा जाता है स्कूल में, बल्कि यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा में 5 साल का जाता है बच्चा स्कूल में। फिर मेरे लिए हैरानी वाली बात थी कि भी जब हमने घर किराए पे लिया तो वहाँ पे जो चूल्हा था, कुकिंग रेंज, वो बिजली वाली थी और उसके ऊपर कॉइल्स वगैरह थी। तो इंडिया में तो हमने वो सिलेंडर वाले चूल्हे ही देखे थे और रेगुलेटर होता है, उसके साथ में बर्नर्स होते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये सारे बिजली वाले हैं और उसके नीचे जो होता है वो बेकिंग का एरिया होता है कुकिंग रेंज में। और इस वजह से मेरे को बड़ी हैरानी हुई कि यार कमाल है, यहाँ पे ये अलग तरह की चीज़ें, हम इंडिया में अलग तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन जब मुझे किसी ने इनवाइट किया अपने घर डिनर पे, मतलब पहले महीने के अंदर, तो और ज़्यादा हैरानी हुई कि मैंने कहा ये किचन कहाँ है भाई, मैडम तो दिख नहीं रही आपकी खाना बनाते हो। तो वो कहते हुए किचन के पीछे एक और किचन है, उसको हम स्पाइस किचन बोलते हैं। और स्पाइस किचन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो किचन सामने दिख रही थी वो थी बिजली वाली कुकिंग रेंज, और कहते जो स्पाइस किचन है वो अंदर तड़का मारने के लिए है कि वहाँ पे गैस वाला कनेक्शन है और उसकी चिमनी थोड़ी सी अलग है। तो कहते कि भी जो धुआं होता है या मसालों का होता है वो स्मेल फिर पूरे घर में नहीं आती, वो सिर्फ स्पाइस किचन तक रहती है। फिर मुझे हैरानी हुई कि भाई जब सर्दियाँ आई तो सर्दियों में मैंने देखा कई लोग अपनी कारों को, पिकअप ट्रक को ना बिजली की तार कनेक्ट करते होते थे और यहाँ पे घरों के बाहर बिजली का पॉइंट बना होता है। तो मैं कंफ्यूज्ड, मैंने कहा यार ये क्या है। तो वहाँ पे साथ में गोरा रहता था, तो मैंने गोरे को पूछा, मैंने कहा यार ये आप पिकअप ट्रक में जो तार लगाते हो ये किस चीज़ की है। तो उसने मुझे बताया, कहता क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे जो कारें होती हैं, कारों के अंदर एक प्लग होता है जो आपके इंजन के एरिया के पास में बाहर दिख भी रहा होता है। कई बार लोग उसको सिक्योर कर लेते हैं गर्मियों के सीज़न में। और उसके अंदर जहाँ बैटरी होती है, बैटरी के पास में ब्लॉक हीटर लगा होता है कारों में, ये आप लगवा सकते हो। तो उस चीज़ को गर्म रखने के लिए, ताकि कार इजीली स्टार्ट हो और अच्छे से फंक्शन करे, तो कहते हैं उसके लिए हम उसको रात को प्लग इन करके रखते हैं जिनकी गाड़ियाँ गैराज के बाहर खड़ी हैं, ताकि कार की जो है वो एफिशिएंसी बनी रहे और कार स्टार्ट होने में सवेरे प्रॉब्लम ना आए। दूसरा मेरे लिए हैरानी की बात ये थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो वहाँ पर उन्होंने मतलब जो है घर था उसमें, मैंने कहा ये हीट का सिस्टम क्या। तो कहते हैं सेंट्रली हीटेड घर होते हैं, नीचे फर्नेस होती है और वेंट्स बने होते हैं पूरे घर में, और वो हर तरफ से लगभग हर कमरे में
गर्म हवा आती है और सारा घर जो है वो गर्म रहता है। उस टाइम मेरे लिए ये बड़ी नई चीज़ थी। इसके साथ ही एक और चीज़ जो मैंने नई देखी थी वो थी सेंट्रल वैक्यूम। तो बड़ा सा वैक्यूम मतलब एक दीवार पे लगा हुआ होता है नीचे बेसमेंट्स में यूजुअली, और उसके पॉइंट्स जो होते हैं अलग अलग एरियाज़ में होते हैं, लंबी सी पाइप होती है। तो वो सेंट्रल वैक्यूम मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि इंडिया में हमारे तो सिंपल झाड़ू और पोछा ही होता था या वो बैग वाले वैक्यूम होते थे। तो सेंट्रल वैक्यूम मेरे लिए नई चीज़ थी उस टाइम में। तो जब गर्मियाँ आई, गर्मियों में मैंने यही सोचा कि जैसे हीट चलती थी सेंट्रली, ये हो सकता है एयर कंडीशनिंग भी चले, तो वो चली नहीं। तो फिर पता लगा कि भाई यहाँ पे जो हीट है, सेंट्रल हीट, वो रिक्वायरमेंट है बाय द लॉ, लेकिन अभी तक फ़िलहाल एयर कंडीशनिंग मैंडेटरी नहीं है, कई घरों में नहीं होती, तो वहाँ पर पंखे ही चलाने पड़ते हैं। और जब मैं पंखा लेने गया, गर्मी बड़ी थी उस टाइम, लगभग 36-37 डिग्री टेम्परेचर था। तो पता लगा कि भाई स्टोर के सारे पंखे बिक चुके हैं, मुझे पंखा नहीं मिला था 2 दिन। और जो पंखे यहाँ पे होते भी हैं वो ज़्यादातर टेबल फ़ैन, स्टैंडिंग फ़ैन जो कहते हैं इंडिया में, वो उस तरह के होते हैं जो आपको थोड़ी ठंडी हवा देते हैं। एक सबसे बड़ी ज़बरदस्त हैरानी मेरे लिए ये थी कि भाई जैसे मैं यहाँ आया तो मेरे को ये लगता था कि जैसे इंडिया में टाटा स्काई का डब्बा होता था उस टाइम, वैसे यहाँ पे कोई डब्बा ले लूँगा तो चैनल आ जाएंगे, और वो भी इंग्लिश चैनल आएंगे, ऐसा मेरा सोचना था। फिर मेरे को पता लगा कंप्यूटर की दुकान से कि भी यहाँ पे एक IPTV नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी डब्बी छोटी अलग होती है, और वो लगवा लो तो उसमें हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हर तरह के चैनल आते हैं, चाहे वो न्यूज़ के हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हैं, चाहे वो मूवीज़ के हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो अमेरिकन चैनल्स हैं, लगभग सारे चैनल आ रहे होते हैं। तो जब मैंने IPTV लगवाया था कनाडा में बैठ के भी, मेरे घर में मतलब हिंदी, गुजराती, पंजाबी हर तरह के चैनल आते थे, और आज भी आ रहे हैं। और जो लोग कोई स्पेन के हैं, कई लोग साउथ अमेरिका के हैं, या कई लोग फिलीपींस के हैं या चाइना के हैं, तो उनके भी चैनल्स जो हैं वो IPTV पे होते हैं, और वो लोग भी अपना एंटरटेनमेंट एंजॉय करते हैं उन चैनल्स की। फिर हैरानी थी जो कुछ महीनों बाद टाइम चेंज होना था, घड़ियाँ आगे पीछे होती हैं, तो उसके बारे में था, उसको ये लोग डे लाइट सेविंग्स बोलते हैं। उस बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसकी मैं फ़ोटो लगा रहा हूँ, देख सकते हो। फिर कुछ सालों बाद जब मैं इंडिया जाने लगा तो मैंने सोचा कि यहाँ से कोई मम्मी पापा के लिए कपड़े वगैरह ले जाता हूँ, उनके लिए अच्छे लगेंगे। मैं कपड़े ढूंढ थक गया, मेरे को कनाडा के बने हुए कपड़े नहीं मिले, वो जितने दिखे कोई मेड इन इंडिया, कोई मेड इन वियतनाम, कोई मेड इन बांग्लादेश। तो फिर मैंने मतलब एक स्टोर ओनर से बात की कि मैंने कहा यार अगर मेड इन कनाडा मेरे को कोई कपड़ा लेके जाना हो पेरेंट्स के लिए तो कहाँ से लूँ। तो उसने बताया कि भी यहाँ पे या तो कस्टम मेड दुकानों पे मिलेंगे या काफ़ी महंगे मिलेंगे, जिनके प्राइस पॉइंट्स काफ़ी हाई थे। तो बेसिकली अगर आपको कैनेडियन मेड कपड़े या कुछ जूते चाहिए तो वो काफ़ी महंगे होते हैं। ये भी मेरे लिए हैरानी थी कि यहाँ पे जो सामान है वो लगभग एशिया से ही आता है। उसके बाद मुझे जो हैरानी थी वो वर्क कल्चर से रिलेटेड थी कि यहाँ पे स्टैट डेज होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रिमेम्बरेंस डे आता है, या कनाडा डे आता है, या फैमिली डे आते हैं, उस तरह की चीज़ें। क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में तो वही था कि भी जैसे इंडिया से आए थे तो कोई हॉलीडेज़ रिलीजन बेस्ड होते हैं या कोई नेताओं के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उस तरह के हॉलीडेज़ देख के मेरे को हैरानी हुई थी। और दूसरी चीज़ जो मुझे हैरान करने वाली थी कि अगर आप स्टैट डे पे ऊपर काम करते हो और आप अगर यूनियन या नॉन यूनियनाइज्ड वेजेस वाले एम्प्लॉयज़ हो तो आपको कई बार कई जगहों पे ओवर टाइम भी मिलता है अलॉन्ग विद दी नॉर्मल पे। एक और अचंभे वाली बात थी कि जब मेरा सेकंड बेटा हुआ तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले वो कहते हैं कि भाई आपकी जो है कार में बेबी सीट होनी चाहिए इन्फेंट्स वाली, जो कि यहाँ पे लगभग हर बंदे को ख़रीदनी पड़ती है जब उसको हॉस्पिटल से बच्चा डिस्चार्ज कराना है। और दूसरा जो हैरानी करने वाला कॉन्सेप्ट था वो मेरे को आज तक एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्यों है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं लगभग 5-6 महीने की एज तक, तो उनकी कार सीट जो है वो उल्टी लगती है, मतलब उनकी जो पीठ होती है वो ड्राइवर की तरफ होती है, और 5-6 महीने के होने के बाद में उनकी जो फेस होता है वो फिर ड्राइवर की तरफ फेस करता है। आपको ये दिखाने लगा हूँ कि आज संडे है, और संडे लगभग 9:30 का टाइम है, और इस टाइम काफ़ी शांति है यहाँ पे। मतलब आप देख रहे हो कोई यहाँ पे बच्चा खेलता नहीं दिख रहा, कोई चहल पहल नहीं है, सड़कें इस टाइम काफ़ी सुनसान हैं, लोग सैटरडे तक काम करके आराम फरमा रहे हैं इस टाइम। एक और हंसी वाली चीज़ मेरे लिए ये थी कि जब मैं किराए पे रह रहा था तो मेरे मकान मालिकों ने कहा कि भाई आप जो है अपने कपड़े धोने का जो काम है वो आप वीकेंड्स पे करो। तो मैंने कहा ये वीकेंड्स क्यों भाई, मैं मतलब काम तो वीकेंड्स पे कर रहा होता हूँ। तो उन्होंने बोला कि वीकेंड्स पे जो है बिजली सस्ती होती है,
तो इसलिए हम कपड़े जो हैं उस दिन वीकेंड्स पे धोते होते थे, क्योंकि उस दिन बिजली सस्ती पड़ती है। बिजली सस्ती से याद आया, मेरे को पिक्चरें देखने का शौक़ है, वो भी सिनेमा हॉल में। तो सिनेमा हॉल की यहाँ पे जो ट्यूसडे को प्राइसेस होती हैं वो कम होती हैं। एग्जांपल के तौर पे कि मतलब मान लीजिए $17 की टिकट है या $16 की टिकट है आज की डेट में एडल्ट की, तो ट्यूसडे को वो प्राइस लगभग $9 का होता है। एक अच्छी खुशी वाली हैरानी ये थी कि भाई जैसे मैं नायाग्रा फॉल्स गया फर्स्ट टाइम देखने के लिए, तो वहाँ से मैंने मतलब जो नायाग्रा फॉल्स है वो 2 हिस्सों में है, ये हिस्सा कनाडा के पास है और ये हिस्सा अमेरिका के पास है। तो यहाँ से मेरे को मतलब अमेरिका के साइड का नायाग्रा फॉल्स दिख रहा था और वहाँ पे उनके अमेरिकन लोग घूमते फिरते दिख रहे थे, उनकी साइड की टूरिस्ट चीज़ें दिख रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी वाली बात थी कि देखो ये 2 कंट्रीज़ हैं और आपको यहाँ से खड़े होकर दूसरी कंट्री के लोग दिख रहे हैं या दूसरी कंट्री के नज़ारे दिख रहे हैं, एक अच्छी फीलिंग थी। और लोग कहते हैं कि नायाग्रा फॉल्स देख के कोई बोर हो गया होगा, भाई मैंने तो आज तक जितनी बार भी नायाग्रा फॉल्स देखा है, चाहे सुबह चाहे शाम, हर बार मेरा अलग एक्सपीरियंस रहा और मैं आज तक कभी बोर नहीं हुआ। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस कुछ नहीं देखे हैं जहां पर मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें या कोई चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूं, तो ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस तरह की अच्छी एंटरटेनिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। फिर किसी अच्छी टॉपिक पे मिलूंगा, तब तक कीर्ति की ओर से बाय बाय, हैव अ गुड डे।